हेलो नमस्कार। मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के तत्वाधान में ये हम वेबिनार शुरू किए एवरी फ्राइडे 6 PM। कहीं पे भी हो, मैं भी आज बाहर हूँ लेकिन आपके साथ मौजूद हूँ। और ये वेबिनार बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत पुराना कानून मोफा जो आपको फ्लैट लेने पर संरक्षित करता है, आपको अधिकार देता है, वो कानून और रेरा जो नया अत्याधुनिक कानून है। मैं अत्याधुनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक 8-9 साल हुए जिसको रेरा बने को, महारेरा जैसे महाराष्ट्र में। तो महारेरा और रेरा में क्या इम्पेक्ट है, इनका क्या इम्पेक्ट है। और अभी जो हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से जो मोफा जो पावरफुल कानून है आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, वो मोफा रिफिल उसको रद्द करने की चीजें हो रही है सरकार की तरफ से। क्रेडाई एमसीसीआई ने डिमांड की बाकायदा हमारी महाराष्ट्र सरकार से। तो मोफा कानून क्यों नहीं रिफिल होना चाहिए, मतलब रिफिल के क्या इम्पेक्ट है लोगों के लिए, किस तरह से संरक्षित करता है, उन सब पे हम बताएंगे। हमारे साथ में एक्सपर्ट है कि मोफा रिफिल करने के पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए, ये ताकतवर जो फ्लैट ऑनर्स है उनके लिए ये कानून है। तो ये रमेश प्रभु जो मुंबई उपनगर जिला हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है, उनके संयुक्त तत्वाधान में ये जो हमारा वेबिनार, और मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का। हम सवाल जवाब भी लेंगे सभी से, लेकिन हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं आज जो एक्सपर्ट है, और ये कलेक्टर लैंड पर बड़ा काम कर रहे हैं और एक्टिविस्ट है, पूना से आते हैं, तो पूना से हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। और कल प्रभु से खास बात में 12 बजे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं आपको। लेकिन आज टॉपिक है हमारा मोफा और रेरा, और किस तरह से मोफा संरक्षित करता है हमारे सभी फ्लैट ऑनर्स को। तो उसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ सलील रमेश चंद्रा जी को। सलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गो हेड सलील रमेश चंद्रा जी, टुडे कीनोट स्पीकर्स ऑन मोफा एंड रेरा। और मोफा को रिफिल करने के पीछे क्या साजिश है, क्या चीजें हो रही, वो सब बताएंगे। और कितना इंपॉर्टेंस है फ्लैट ऑनर्स के लिए, कितना अधिकार है बिल्डर को जेल तक पहुंचा देता मोफा। ये सब चीजों के लिए प्लीज वेलकम सलील रमेश चंद्रा। या सुनील जी, धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरा काफी नजदीक का ये टॉपिक है। मतलब काफी प्रोटेक्शन ये अपने जो फ्लैट होल्डर्स है, सोसाइटीज को ये देता है, पर्टिकुलरली मोफा। रेरा तो 2016 में आया और वो भी काफी प्रोटेक्शन देता है, बट मोफा का एक अलग इम्पोर्टेंस है और उसको रिपील करने की बात हो रही है। काफी लोग मतलब पीछे पड़े हैं कि रिपील करने के लिए। और उसको एक मैं कहता हूँ कि एक क्या बोलते हैं, जानबूझ के उसको डेफिनेट ये कर रहे हैं क्या अपना उसको रिपील करेंगे तो बहुत नुकसान सोसाइटीज का होने वाला है। तो मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड शो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मोफा का से बेसिकली से मोफा और रिपील करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये बेसिक रीजन है। इट्स ए वेरी प्रोग्रेसिव लॉ। अभी प्रोग्रेसिव लॉ क्यों कहा, क्योंकि इट इज इन 1962, सॉरी 63 मोफा हैज कम। एंड 63 में ये टाइप का कानून लाना बहुत आगे का सोचना था। It protects buyers and from malpractice. It was trying to protect buyers from malpractices, introduce mandatory conveyance and formation of societies, foundation for later real estate laws like RERA. ये पहले ही ऐसा है कि ये उसने रेरा का नींव रखा। वो टाइम में कोई भी स्टेट में ऐसा लॉ नहीं था, बट बाद में जैसे जैसे लोगों को तकलीफ होना चालू हो गया, तो need for a law like RERA came into being, and this law in MOFA, though sometimes it was called toothless tiger, but later on it became a real tiger. उसका मैं थोड़ा सा एक क्या बोलता है, एक संक्षिप्त में ये देता हूँ, बड़ा उसका समरी देता हूँ। तो we'll go to the next video. So as I said, it is a progressive law. एंड बेसिकली क्या था कि ये प्रोग्रेसिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपना एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कि आप एक जगह लेते हो, मान लो एक फ्लैट लेते हो, तो वो टाइम में आप फ्लैट का प्राइस भी लेते हो और लैंड का प्राइस भी लेते हो। मतलब
से सपोजिंग आप पनवेल में रहते हैं, तो पनवेल में जो लैंड का वैल्यू रहेगा और से नरीमन पॉइंट में आप लैंड का वैल्यू रहेगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फ्लैट का प्राइस भी अलग अलग रहता है, फ्लैट का प्राइस वो हिसाब से रहता है। फ्लैट का प्राइस पनवेल में कम रहेगा, नरीमन पॉइंट में ज्यादा रहेगा। तो एक ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों है, और वो प्राइस आप जब देते हैं उधर का जगह के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन नरीमन पॉइंट वो ज्यादा है, तो आप एक लैंड का भी प्राइस उसमें इंक्लूड रहता है। तो जब भी एक डेवलपर पूरा लैंड का पोटेंशियल डेवलप करता है, मान लो 1000 स्क्वायर मीटर की जगह है और उसके मान लो 3000 स्क्वायर मीटर्स का उसने बिल्डिंग बांधा है, और 3000 स्क्वायर मीटर्स का बिल्डिंग बांध के फ्लैट करके करके सबको बेचा है। नाउ ही हैज यूटिलाइज द फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल। मतलब उसने वो जगह का जो ये रहता है, मतलब जो वैल्यू रहता है वो लैंड का, लैंड एंड इट्स डेवलपमेंट पोटेंशियल पूरा का पूरा उसने यूज किया है। तो उसने यूज मतलब उसने उसका फायदा लिया है। तो द लैंड ओनर एंड द डेवलपर हैव गॉट द फुल वैल्यू ऑफ द लैंड। बट जो बायर है, जो फ्लैट वैल्यू पर्सन है, टुगेदर मतलब अभी एक 3000 स्क्वायर मीटर में अभी मान लो 40 लोग रहते हैं, 40 फ्लैट होल्डर्स हैं। दे हैव पेड द फुल वैल्यू ऑफ द डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड द लैंड, so now they should be the owners of the land. That is the concept behind MOFA, कि अभी there should be a person, there should be a society of these all these people, and they should be now be owning the land and the building. So this is the concept behind MOFA. So that's why we are saying that it is a very forward thinking law. काफी उसमें लोगों को benefit मिलता है. We'll go to the key provisions of this law, which is basically Section 3(2)(h) and 4(1)(a)(5). Builder must disclose the precise nature of the organization to which the land building will be handed over. मतलब कौन सा सोसाइटी वो विद इन द, आप जब एग्रीमेंट करते हैं तो बिल्डर को एक ऑब्लिगेशन रहता है विद इन द एग्रीमेंट कि वो सोसाइटी फॉर्म करेंगे या फिर महाराष्ट्र ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट के अंदर कॉन्डोमिनियम फॉर्म करेंगे। वो ही हैज टू डिसाइड, ही हैज टू टेल। नॉर्मली महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हेलो, किसी का चालू है, जरा बंद रखिए प्लीज। तो अगर ये जो say if he doesn't go for Maharashtra Cooperative Societies Act, then he has to go and tell the registrar that we are forming a Maharashtra Apartment Ownership Act के अंदर कंडोमिनियम बना रहे हैं। तो इट इज ऑब्लिगेटरी दैट ही, आप पीछे का स्लाइड में रहिए सर, मतलब स्लाइड नंबर 5 नहीं, उसके ऊपर का स्लाइड नंबर 4। And once he does that, when he goes into that agreement, he cannot make any changes. Section 7 says कि जो भी प्लान उसने दिया है बायर को, and buyer has consented to that, he cannot change the plan. Then section 10 says that formation of a society, promoter must take steps to formation of society. अभी ऐसा है कि as soon as minimum number of people are there for to form a society, the promoter has to form the society, and conveyance has to be done within 4 months of society formation. Now this is an obligation on the डेवलपर बिल्डर कि सोसाइटी फॉर्म करे और उसको सोसाइटी को कन्वेंस दिया जाए, ये बिल्डर का ये ऑब्लिगेशन है। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 5 से इसमें फिर बाद में संशोधन किया गया और भी अमेंडमेंट हुआ कि जब भी ऐसा मालूम पड़ा कि बिल्डर्स कन्वेंस नहीं बनाते हैं, तो देन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ डीम कन्वेंस दैट केम इनटू बीइंग। या So this section provides criminal liability of the promoter builder. Now section 13, if it does not comply with certain sections, then the imprisonment can be for 1 year, and if there is a breach of faith, then the imprisonment can be for 5 years. Now there was a circular,
issued in 2016 by DGP Maharashtra. Now, before before this this circular, MOFA MOFA was called as Toothless Tiger. Now, after this 2016 circular, there was a strict action taken against these defaulters developers. So now all cases go to economic offenses wing. इसके बाद में we'll go to this DGP letter, which is next. ये letter issue किया गया था, and this is a very important letter. इसमें it is very clearly written की बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा ठरलेल्या तारखेला दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा पत्र प्राप्त करून दिले नाही, महानगरपालिकेचे मान्य नकाशे बांधकाम ठिकाणी प्रदर्शित केले नाही, कलम 4 फ्लॅटच्या किमतीच्या 20% पेक्षा अधिक आगाऊ रक्कम स्वीकारल्यानंतर बिल्डरने लेखी करार करून दिला नाही, करार नोंदणी कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून दिला नाही, कलम 5 फ्लॅट खरेदीदारांकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमेच्या बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवल्या नाही, कलम 7 मान्य नकाशाप्रमाणे बांधकाम केले नाही, मान्य नकाशापेक्षा जास्त मजले बांधले, कलम 10 बिल्डरने 4 महिन्यात सहकारी सोसायटी गृहनिर्माण संस्था नोंदण्यास अर्ज केला नाही, कलम 11 सोसायटीच्या नोंदणीपासून 4 महिन्यात संपूर्ण जमीन व इमारत सोसायटीला हस्तांतरित केल्या नाही इत्यादी करता सदर कायद्यामध्ये 3 ते 5 वर्ष व 1 वर्ष शिक्षेचे प्रावधान आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत. अनधिकृत बांधकाम करून फसवणूक करणे, ग्राहकांना विश्वासघात करणे, गृहनिर्माण संस्थांना नोंदणी करून न देणे, कन्व्हेन्स डीड करून न देणे या बाबी वरील प्रमाणे दखलपात्र अपराध होतात. तरी सदर प्रकरणी पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास उपरोक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. आता this is what is stated in this letter, and this is where you see many developers and all that have gone into the jail and all that basically after this. इसके पहले कुछ भी नहीं होता था. Now after this circular, the ये जो पुलिस है, they are applying this MOFA Act and also MPID, and which is very stringent. उसके बाद में काफी लोगों को ये दिक्कत आना चालू हो गया. पहले उसके पहले तो कोई गवर्नमेंट को मानता नहीं था. So this is where the builders are really afraid of. Now, if you see the case laws of MOFA, there are landmark judgments which reinforce the bias right. Courts have consistently ruled in favor of mandatory conveyance cases emphasizing builders' obligations and liabilities. आप कोई भी judgment उठा के देखिए हाई कोर्ट के, wherever you will find that this is the case where the society is not given the rights as per MOFA. The High Court has ruled in favor of the society, and कितना भी बड़ा बिल्डर हो और कितना भी बड़े वो उसके वकील हो, they always got defeated. तो कोई भी सोसाइटी को ये डरने की बात नहीं है कि they have to अपना जो जमीन है वो अपने को मिलना ही चाहिए. बड़े एरियाज भी, मतलब जो फेडरेशंस भी बने हैं, मतलब सोसाइटीज के फेडरेशन भी बने हैं. It is the competent authority has always ruled in favor of the society. तो आप बिंदास रहिए, कोई भी सोसाइटी वाले जो है वो जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाके अपना डीम कन्वेंस ले लीजिए. Next slide, please. Now we'll just do a small comparison. I will not say comparison. There are some things which are common and some things which are not common to both the laws. Both laws protect home buyers from builders' malpractices. MOFA focuses on flats and societies. RERA covers all the real estate projects. RERA mandates a regulatory authority for oversight. मतलब महारेरा फॉर्म करके उसके अंडर सोसाइटीज, मतलब जो भी फ्लैट होल्डर्स है वो जाके अपना ग्रीवेंस पुटअप करके उसमें they can try to get some relief from that, which is only in case of a buyer of the flat. Now RERA
requires 70% project funds in an escrow account to prevent misuse. रेरा provides dispute resolution through tribunals. जो मैंने महारेरा की बात की है वो उसमें मिल जाता है. Can we go to the next slide, please? We'll continue with RERA versus MOFA. No project registration concept under MOFA. MOFA के अंदर project registration का concept नहीं था because there was no authority which was there which could where the registration could be done. Whereas in RERA it is mandatory and you can go to Maharera and get your registration done. RERA stipulates timelines for delivery of flats. Under MOFA, no such requirement. There is a stipulation of to do this development and hand over the position by 3 years time and so on, or a time limit. Whereas MOFA, it is not very easy to implement. In the sense, there is no authority where you can state what is my completion date and so on. Now, the main advantage of MOFA is deemed conveyance, which is not there with RERA. There is a slide, but that is not so important. But I'll say obligation to form a society. Under RERA, there is also an obligation to form a society and transfer the land to the society, and which is similar to what MOFA is basically, and it strengthens buyer's right similar to MOFA section 10. Now, why MOFA should not be repealed? The developers are afraid of the criminal sections under MOFA, and when it gets combined with what you call MPID, then it becomes a very difficult. It becomes very difficult for the developers because they can be in the jail for a long time. And but there is another thing. MOFA protects cooperative societies from 1963. So what happens is, supposing they repeal the law, RERA is only from 2016. So what about the protection for the societies which are there from 1963? There are many societies that have been formed since 1963, and now what is to be? Where can they have recourse? Supposing in 1985, a developer has made a scheme about 10, 15 societies and land to that. And he is supposed to transfer the land to that society. He has not done that. And he is not willing to do that also. So what would the society do? Society there is a mechanism of deemed conveyance. They can go to the competent authority, get the land in their name. So how can this be possible if the MOFA is repealed? All the work that has been done by cooperative movement on getting the deemed conveyance and all the government rules and regulations and of giving the deemed conveyance within 6 months and all that will go for a toss. So repealing MOFA is not the solution. It will actually leave the societies at the mercy of the developers. And why this repealing is happening, being asked for is, many developers who had given the land at that time and developed the scheme would want to, who are not transferred the land, would still want to have a claim on the land to take the benefits of the FSI and something like that. So that should not happen. There are also the criminal sections, breach of faith. They have done a lot of hunky-dory. Everything is not hunky-dory. They have done a lot of malpractices also. So they want to get away from all that. They want to get away from the criminal mischief that they have done. And also they want to get some sort of benefit from the lands that they have developed. So repealing MOFA would be a... Please mute your Mr. Advocate. So repealing MOFA is to the benefit of builders and will act against the society's interest. MOFA also complements RERA in many ways, like deemed conveyance, and so these are the main reasons why it should not be repealed.
I'll come to the conclusion. This led even for the so basically MOFA remains a strong tool for home buyers. Even those who have happened from 60 to 63, and large part of that has societies have been formed after 63. MOFA is a very strong tool for getting the dream conveyance. Almost a large number of societies are still not having conveyance. So they can get relief through this law. And MOFA and RERA, they do complement each other for wherever there is a lacuna, the other law will have the give the benefit. Therefore, in conclusion, I can say that MOFA should not be repealed. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं Yeah. चाहूंगा कुछ जो सवाल है चैट बॉक्स में वो Yeah. सवाल ले लें, या किसी को सवाल करना है सलील जी से मोफा और रेरा के, मोफा से रिलेटेड या रेरा से रिलेटेड, आप प्लीज सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली, अपना नाम बोले, ऑडियो ऑन। What is MPID? There is a question that has been asked that what is MPID? So it is a law called Maharashtra Protection of Investors Depositors Act. Now this act was basically used for investors being duped by companies. But in इसमें एक clause ऐसा है कि supposing you promise something, in return of the deposit, like a flat or something, then this law is can be used very widely. Any item, any thing that you promise in response to some deposit, and it is not happening, then this law can come into play. So this is regarding MPID. MOFA, there was a concept about MOFA carpet and RERA carpet. So MOFA carpet mein some higher area was coming, and now they are reducing RERA carpet by 4% or something. Can you clarify what was that in MOFA which was helping us to understand a higher carpet? Basically, MOFA will mean actual carpet. मतलब एक रूम है, उसके अंदर जो भी आता है, that will be what will be MOFA carpet. But it will not take walls into consideration. What RERA does is, it basically says that whatever flat का जो अंदर का जो जगह है, including जो walls है, उसको include करेंगे तो it becomes RERA carpet. So what happens is RERA value is always going to be higher than MOFA. MOFA is actual carpet. What you do is, अभी आपके पास 4 रूम्स है, एक मान लो बालकनी है, एक किचन है, एक हॉल है और एक बेडरूम है। तो चारों का इनसाइड द रूम्स का कारपेट एरिया कैलकुलेट किया जाता है, एंड उसका टोटल करके उसका एरिया मोफा कारपेट बनता है। बट उसका दूसरा ये है कि आपका जो रेरा में क्या है, ये जो वॉल्स अंदर के आते हैं उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, तो इट विल ऑलवेज बी हायर देन व्हाट मोफा कारपेट इज, एंड इट इज अबाउट 12% higher. 12% higher, because we were told that some redevelopment mein when we go, suppose our redevelopment is 500 MOFA, then they say that you have difference of about 3.5% RERA. So 3.5% RERA आप add करो, and RERA will be say another 5 4s are 20, another 540 RERA. Whereas what is this? Approximately कम से कम 8% तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि walls will be about 8%. Because when we go for redevelopment, they are taking our MOFA and they are quoting RERA when they give it back. So how do we have a proper equation? The best part is not to go for MOFA or RERA. When you are going, say basically RERA is required for what? For the buyers. When you are doing redevelopment, you should go for built up area. All your plans are designed by the, when you put up for approval to municipal corporation, they are basically based on built up area. Built up area में बाहर के walls भी building के अपना रूम के फ्लैट के लिए जाते हैं, और इसमें एडवांटेज क्या रहता है कि आज के तारीख में मान लो आपका पहले का जो ब्रिक वॉल्स होते थे, दे आर ऑक्यूपाइंग समवेयर 9 इंचेस एंड समवेयर 6 इंचेस, बट अभी आपका जो, और अगर बिल्टअप एरिया के हिसाब से ले लेंगे, एंड इफ यू आस्क फॉर से 35% एंड ऑल दैट, तो आपको क्या होता है कि जो अभी का जो इसका कंक्रीट का ब्रिक बनता है 4 इंचेस का, तो आपको ज्यादा एरिया मिलेगा,
आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या कहता हूँ? एंड Yeah, ये but जो the developers are not ready for that. They are all wanting to give us RERA carpet. इफ यू आर डूइंग रेरा कारपेट देन आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सलील जी, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट जब डीए कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल कर रहे हैं, उसमें जो रीडेवलपमेंट में ऑनर्स हैं, जो फ्लैट धारक हैं, वो लोग क्या सावधानी रखें कि उसमें पी ट्रिपल ए में और सोसाइटी का जो एग्रीमेंट है, हेलो, मैनेजिंग कमेटी जो एग्रीमेंट करती है बिल्डर से, उसमें एज पर मोफा 30%, 50%, एज पर रेरा क्या क्या सावधानी रखें, क्या लिखवाना चाहिए उसमें एज पर? मान लो वो 40% दे रहा बिल्डर, एज पर 40% क्या रेरा, एज पर मोफा क्या तो करना मैं चाहिए? क्या बोलता हूँ कि आप पहले आपका बिल्टअप एरिया जानना चाहिए, आपने बिल्टअप एरिया क्या था। उसके बाद में आपको 35%, आप मान लो 35% कैलकुलेशन का कंपलसरी देना है। तो उसके बाद में बिल्टअप एरिया क्या आता है उसका 35% पे, उसके बाद में अच्छा। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें उसके जगह में अगर मेरा रेरा आता है, वो मतलब वो वॉल्स, तो वो कितना आना चाहिए और मोफा कितना आता है। तो ये तीनों का कैलकुलेशन लेके फिर बिल्डर के पास हो जाना चाहिए कि एवरीथिंग इज फिक्स। मान लो आप एक 1000 स्क्वायर फुट का जगह है और बिल्टअप एरिया, तो आपको उसको डिस्काउंट कर सकते हैं बाय 8% फॉर, बाय 4% फॉर रेरा एंड बाय 12% विथ मोफा। तो आप वो तीनों का कैलकुलेशन लेंगे। मान लो आपको एग्रीमेंट कुछ भी करना है, अल्टीमेटली इट शुड लीड टू द सेम एरिया दैट यू वांट। मान लो आपको 35% चाहिए, तो मोफा के अंडर 35% आना चाहिए, या फिर इसके अंदर अपना अ, क्या अपना बिल्टअप एरिया के अंडर 35% आना चाहिए। जो भी है आपको वो कैलकुलेशन फिट बैठना चाहिए। या फिर आप पूरा कारपेट निकालो और फिर बताओ कि मेरे को इतना कारपेट है एंड आई वांट 35% एक्स्ट्रा, तो वो भी चल सकता है। यस। कारपेट इज बेसिकली मोफा। ओके सर, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। दोस्तों, आप सभी से, जो भी जो हाउसिंग सोसाइटी है, यदि आप सही मायने में मोफा को फेवर करते हैं, आपको मोफा संरक्षित करता है, आपको पावर देता है, तो आप, हम ये अभियान चला रहे हैं महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में, कि हम मुख्यमंत्री तक, हाउसिंग मिनिस्टर तक ये ज्यादा ज्यादा लेटर पहुंचाएंगे। आप हमको हाउसिंग सोसाइटी के लेटर हेड पे पहुंचाएं कि ये मोफा रिफिल नहीं होना चाहिए। क्यों रिफिल नहीं होना चाहिए, आपके आपके सजेशन दीजिए, ताकि वो लेटर के साथ में हम महासेवा और फेडरेशन के लेटर हेड पे मोफा रिफिलिंग के अगेंस्ट, मोफा रिफिल नहीं होना चाहिए, मोफा रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल हथियार है, एक्ट है हम सभी लोगों के। तो इस पे मेरा नंबर मैं नोट करा दूंगा आपको। आप सभी मुझे अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लेटर हेड पे मुख्यमंत्री को लेटर लिखें डायरेक्ट। वो मुख्यमंत्री को लेटर हम आपको साथ में हम डिस्पैच करेंगे एक साथ, तो ज्यादा ज्यादा इम्पेक्ट पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हम जी लोग को फाइट करना ही जी, पड़ेगा सोसाइटीज को। फाइट करना पड़ेगा। Because it- नहीं तो क्रेडा, एमसी चाय, बिल्डर जो लॉबी है वो लगी हुई है कि मोफा मोफा खत्म हो जाए, मोफा एकदम दिखे नहीं कहीं से भी। रेरा कानून है तो मोफा नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का उनका वो है। जबकि रेरा में इतनी शक्तियां नहीं है, इतना कानून नहीं है कि वो बिल्डर को अंदर जेल में डाल सके, मोफा में है। तो वो yeah. चीजें अपने को पावरफुल एकजुट होके करना पड़ेगी, नहीं तो ये चीजें पॉसिबल हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। क्वेश्चंस हो तो, नहीं तो मैं दो केसेस बताता हूँ। एक केस ऐसा था कि देर इज ए ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड इन सम मुंबई सिटी, मुंबई सबर्ब्स, और वो डर रहे थे कि उनके पास बड़े लॉयर्स रहेंगे कैसे करने का। मैंने उनको बताया आप जाइए डीम कन्वेंस करिए, और उनका ऑर्डर भी आ गया 6 महीने के अंदर। और मैंने इतना भी बताया, वो लेट देम गो टू एनी कोर्ट, दिस कोर्ट विल फेवर यू, देर इज नो, आपको उस पर डरने का बात नहीं है। बट मैंने ये देखा है बड़े बड़े सोसाइटीज है, किधर कांदिवली है किधर भी, वो बिल्डर उनको डराता है और बोलते हैं कि मैं आपको मतलब मैं ही डेवलपर अभी भी आगे चल के रहूंगा, मैं डेवलप करूंगा, रीडेवलपमेंट करूंगा। और सोसाइटी को बोलता है कि आपका राइट्स सोसाइटी को नहीं मालूम पड़ता है। से बहुत बार सोसाइटीज को ये मालूम ही नहीं रहता है कि अपना राइट्स क्या है, और बिल्डर से डर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डरिए मत, सोसाइटी से डरिए मत, आप सॉरी बिल्डर से डरिए मत। आप बिंदास सब इकट्ठा होके और इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोसाइटी जाके
अपना डीम कन्वेंस मांगिए। दूसरा बात ऐसा है कि मान लो आफ्टर 62 कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेवलपर कोई दूसरा टाइप का एग्रीमेंट भी करे, लीज करे, कुछ भी करे, ही इज अगेंस्ट द लॉ। ही हैज टू मेक इट इनटू सोसाइटी ओनली। वो लीज पे वो कन्वेंस नहीं कर सकता है। ही हैज टू कन्वे द लैंड टोटली। देयर इज नो लीज एग्रीमेंट ही कैन डू। वो ही कैनॉट बी ए सुपीरियर होल्डर। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड। कलेक्टर लैंड में डीम कन्वेंस होता नहीं है। कलेक्टर लैंड में डायरेक्टली आपको कलेक्टर को अप्रोच करना है, ही विल ट्रांसफर द लैंड इन योर नेम। So he should not go and bother himself about deemed conveyance. Many societies have done that. Now the competent authority himself tells कि आप deemed conveyance को मत जाओ, कलेक्टर के पास डायरेक्ट जाओ। तो कलेक्टर लैंड में आपको डीम कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इटसेल्फ इज कलेक्टर। तो कलेक्टर विल गिव यू द कन्वेंस। पहले का जो होल्डर था उसका नाम निकाल के आपका नाम डाल दिया जाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे आपने बोला कि मोफा के सेक्शन 13 में विद इन 4 मंथ्स ऑफ द सोसाइटी फॉर्मेशन बिल्डर ने कन्विंस करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं या करता है तो सोसाइटी हैज टू गो फॉर अ डीम कन्विंस। बट डीम या कन्विंस जो कॉस्ट आता है, तो आजकल बड़े बड़े जो सोसाइटी बन रहे हैं कि जैसे 500 अपार्टमेंट, 1000 अपार्टमेंट, तो उसमें वो चैलेंज कैसे मीट करे सर कि डीम कन्विंस के लिए जो अमाउंट आएगा वो कैसे करना चाहिए सोसाइटी ने? वो कंट्रीब्यूट करिए ना सोसाइटी को। 500 अपार्टमेंट में तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है ना। बट अब सर 500 मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में प्रॉब्लम ये से है कि कलेक्शन होता नहीं है सर। नहीं, कलेक्शन का सवाल नहीं है इसमें, ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। बेसिकली आपको जाके जो भी उसके फॉर्म्स भरना है, गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर कि आपको जिस दिन से आपका एप्लीकेशन आता है विद इन 6 मंथ्स दे हैव टू डिस्पोज ऑफ द डीम कन्वेंस बेसिकली। तो उसमें आपको सिर्फ पेपर वर्क जो है वो करना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अपॉइंट ए लॉयर। द पीपल हु डू द डीम कन्वेंस उनका हेल्प ले लो। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। अच्छा ओके सर। अब एक रफली क्या कॉस्ट आता है सर पर अपार्टमेंट रफली? नहीं, देर इज नो कॉस्ट एक्चुअली। इफ यू वांट यू फॉलो अप, देर इज नो कॉस्ट एक्चुअली। इट इज ओके ओनली बिकॉज व्हेन यू एम्प्लॉय सम पर्सन and you have to pay for that, this money comes. Otherwise there is no actual cost. Even the competent authority जो एग्रीमेंट करता है वो उसमें 30,000 रुपीज फॉर द रजिस्ट्रेशन रहता है, बट आपको स्टैम्प ड्यूटी तो कुछ नहीं रहता है, नॉमिनल पेमेंट करना पड़ता है। तो देर इज नथिंग मच इन दिस। ओके सर, थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल आज का लेते हैं हम सलील जी से। कोई सवाल हो तो प्लीज। और सोसाइटीज आर नॉट आप layout. तो Can individual societies go for a deemed conveyance? Yes, you can. Individual societies can go for deemed conveyance. Does RERA for if developer does not? RERA में एक competent authority रहता है जो डिसाइड करता है, पेनल्टीज वगैरह लगाता है, बट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस इन RERA, which is happening in MOFA only. So is it applicable for MHADA lands redevelopment by builders? Yes, it is. But MHADA land में MHADA is the owner many times, and the concept of conveyance by MHADA is not there. Developer appoint करने के बाद में वापस it remains with MHADA only. दोस्तों आप Yeah. सभी लोगों से अभी मेरे ख्याल से 30 के अबो पार्टिसिपेट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रेरा रिफिल नहीं आओ, रेरा जाए नहीं, कानून सख्ती से मजबूत रहे और आपको ऐसे न्याय मिलता रहे। इसके लिए तो आप महासेवा को या मुझे, मेरा नंबर मैंने शेयर किया है 9920378133 9920378133। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें, व्हाट्सएप पे लेटर भेजें। मैं वो लेटर सीएम तक मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी हम वहां तक पहुंचाएंगे। आपकी सोसाइटी, हम सब महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन लड़ेंगे और सलील रमेश चंद्रा जी हम सब लोग लड़ेंगे। तो हो सकता है ये कानून बरकरार रहे, हमारे साथ में रहे और अपनी ऐसे ही कानून की अपने संरक्षित करती रहे, इससे पावर देता रहे। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा ज्यादा, और ये वीडियो भी हम अगले हफ्ते अपलोड करेंगे फेडरेशन के चैनल पर। फेडरेशन के चैनल के लिंक चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और यदि आपको मेरे ग्रुप से जुड़ना है, इस तरह की अवेयरनेस और एजुकेशन ग्रुप से, तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम और सिटी का नाम लिखे, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। काफी सारे प्रोफेशनल्स और सोसाइटी के लोग उसमें हैं ऑलरेडी। किशोर मिर्चंदानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बेस्ट विशेष दे रहे हैं लोग। आपका मेरा मोबाइल नंबर है 932486
69143। थैंक यू। ठीक है, नंबर सलील जी का दे चुके हैं। तो आप मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के मेंबर बने, क्योंकि ये फेडरेशन का काम है सोसाइटी में अवेयर करना, एजुकेट करना। सोसाइटी के मेंबर्स बनेंगे, आपको मैगजीन आएगी, प्लस इस तरह के हम सैटरडे को फ्री एडवाइस करते हैं, प्लस साथ में आपके इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसमें सेमिनार वेबिनार की तरह आपको एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं फेडरेशन के बैनर पे। तो आई एम एडवाइजर फॉर द मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन। तो आप कनेक्ट होइए मुझसे या फेडरेशन से कनेक्ट होइए, आपको साल भर का जो मेंबरशिप है वो डिटेल भी आपको बताई जाएगी। हमारे जो फेडरेशन के जो कलीग्स हैं, जो स्टाफ है वो लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस फ्राइडे। अगले फ्राइडे कुछ नए सब्जेक्ट नई चीजों पर लेकर आएंगे। और आप सभी जो भी सोसाइटी से जुड़े आप जरूर रेरा रिफिल ना उस पर हमें लेटर लिखें, ताकि हम सरकार तक ये चीज पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सलील जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। फ्रांसिस, केविन, आप सभी का धन्यवाद। किशोर मिर्चदानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप जरूर फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पर देखिए। धन्यवाद। अविनाश शिंदे, थैंक यू वेरी मच।